नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की देसी S-400 सिस्टम की तरफ से है। रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से DRDO को हमारी देसी S-400 सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू किया गया था, जिसके बाद DRDO अभी ऑफिशियली प्रोजेक्ट कूसा को स्टार्ट कर सकता है। अब इसमें DRDO की तरफ से अभी 3 अलग अलग कैटेगरी की मिसाइल को डेवलप करने का फैसला किया गया, जो कि 150 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर की दूरी तक स्ट्राइक कर पाएंगे। अब अच्छी बात यह कि अभी प्रोजेक्ट कूसा के अंदर डेवलप किए जाने वाले 3 अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइल में से पहली मिसाइल को 2025 तक ही ऑपरेशनल करने की प्लानिंग किया जा रहा है। इस मिसाइल का कोड नेम M1 रखा गया और इसको MRSAM से डिराइव किया गया। इसके अंदर अभी एक एडिशनल बूस्टर सेक्शन को ऐड किया गया, जो कि अब इसको 70 किलोमीटर के बदले 150 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने की रेंज प्रोवाइड करने वाला है। इसके बाद अभी M2 और M3 जैसे मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि 250 से लेके 350 किलोमीटर की दूरी तक स्ट्राइक कर पाएंगे। लेकिन ये जो दोनों मिसाइल होंगे, इनको हमारी एग्जिस्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल की टेक्नोलॉजी को बेस करके डेवलप किया जाएगा और कुछ सब सिस्टम इन नए मिसाइल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें मिसाइल का जो मेन स्ट्रक्चर होगा वो भी शामिल है, लेकिन इनको ऑपरेशनल होने में थोड़ा वक्त लगने वाला है। बाकी बात रही M1 मिसाइल की, तो अभी इसकी कुछ इनिशियल यूनिट्स की फैब्रिकेशन वर्क को शुरू किया चुका है और 2024 से इसकी टेस्टिंग को शुरू किया जाने वाला है, जिसमें इसकी मिनिमम 12 इनिशियल टेस्ट को करने की बात सामने आई है और अभी 12 M1 मिसाइल को तैयार किया जा रहा है, जिनकी टेस्टिंग 2024 से 2025 के बीच होने वाली है। इन मिसाइल को डेवलप करने के बाद ही हमें S-400 सिस्टम की तरह भी एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड करके दे पाएंगे और उसके बाद हम हमारी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट की तरफ से और भारत की तरफ से है। रिसेंटली भारत और यूएस के बीच हुई 2+2 लेवल की मीटिंग के दौरान यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से भारत को अपनी स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को या आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को ऑफर किया गया था, जिसमें वो अभी भारत के साथ मिलकर इन व्हीकल को भारत में ही बनाना चाहते हैं। अब हालांकि ऑफर काफ़ी हद तक अच्छा था, लेकिन शायद ही अभी यूनाइटेड स्टेट की इस ऑफर को लेके इंडियन आर्मी इतना इंटरेस्टेड है और इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक तरीके से इसे अपने सर्विस में इंडक्ट करने से पहले अच्छे तरीके से सोच विचार किया जा रहा है। इसका एक मेन कारण ये कि जब इसको इंडियन आर्मी की तरफ से टेस्ट किया गया था, तो इस व्हीकल की परफॉर्मेंस को अभी कुछ सेम कैटेगरी की मेड इन इंडिया व्हीकल से कम पाया गया था। खास करके इसकी इंजन को लेके आर्मी चिंता में है और आर्मी को लगता है कि इसमें जो इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है हाई एल्टीट्यूड में और हिमालयन रीजन में सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हालांकि एक मॉड्यूलर व्हीकल है, जिसको आर्मी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कन्फिगरेशन में इस्तेमाल कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इसमें 105 mm की मेन गन को भी इंस्टॉल किया जा सकता है, जो कि एक लाइटवेट कैटेगरी की टैंक की तरह फायर पावर को हमको प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसमें बस एक 350 हॉर्स पावर के इंजन का इस्तेमाल होता है, जो कि इसकी 16.5 टन क्लास की वेट के हिसाब से थोड़ा अंडर पावर लग रहा है और हिमालयन रीजन में इसको लेके परेशानी हो सकती है। इसके बाद अगर इसकी कॉस्ट की बात करें, तो इसका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि करीब 40 करोड़ के आसपास और ये T-90 टैंक से भी ज़्यादा पड़ता है। तो भले ही इनको भारत में बनाने का ऑफर यूएस की तरफ से हमको दिया जा रहा है, लेकिन ये तब भी हमको काफ़ी महंगे पड़ने वाले, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होने वाले। और अभी इंडियन मार्केट में टाटा, महिंद्रा और कल्याणी ग्रुप की तरफ से भी इस कैटेगरी की व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल को बनाया जा रहा है, जो कि इसके मुकाबले बेहतर होने के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ने वाला है और पहले से ही DRDO की तरफ से डेवलप किए और टाटा की तरफ से मैन्युफैक्चर किए गए WHV व्हीकल की बात करें, तो इसको लगातार 2 सालों तक लद्दाख और हिमालयन रीजन में टेस्ट किया गया था और इसकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखने के बाद इसको ऑर्डर भी करने का फैसला किया गया था। तो हो सकता है इस वजह से आर्मी यूएस की प्रेशर मार के कुछ लिमिटेड नंबर में स्ट्राइकर व्हीकल को खरीद सकता है या फिर उसको नहीं भी खरीद सकता है। अगला अपडेट तेजस और JF-17 की तरफ से है। अब जब भी हम तेजस और JF-17 की बात करते हैं, तो हम सभी के मन के अंदर 2 राइवल की छवि सामने आ जाती है और आनी भी चाहिए, क्योंकि इन दोनों एयरक्राफ्ट को टेक्निकली एक दूसरे का सामना करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन अभी तक इन दोनों का कभी भी आमना सामना नहीं हुआ है और आज तक किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इनको एक साथ परफॉर्म करते हुए नहीं देखा गया। आज तक जिस भी एयर शो में तेजस पार्टिसिपेट करता है, उसमें JF-17 पार्टिसिपेट नहीं करता था और पाकिस्तान की तरफ से एक तरीके से उन एयर शो को अवॉइड किया जाता था जिसमें तेजस पार्टिसिपेट कर रहा होता है।
खास करके मिडिल ईस्ट रीजन में होने वाली सबसे बड़ी एयर शो की बात करें तो वो दुबई एयर शो है, जिसमें टेक्निकली पाकिस्तान को तो पार्टिसिपेट करना ही चाहिए था, क्योंकि दुबई के साथ पाकिस्तान का भारत के पहले से ही अच्छे रिलेशन थे। लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जिसमें JF-17 और तेजस एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। पर इस बार दुबई एयर शो के दौरान बोथ तेजस और JF-17 दोनों को डिस्प्ले किया गया और इस बार पता चला कि इस बार दोनों ही एयरक्राफ्ट एक दूसरे के साथ यहाँ पे कम्पीट करने वाले हैं और इस बार इन दोनों एयरक्राफ्ट को दुबई एयर शो के दौरान एक दूसरे के साथ कम्पीट करने का मौका भी मिलने वाला है। इसमें तेजस और JF-17 दोनों को अपनी मैन्यूवरेबिलिटी और परफॉर्मेंस को डिस्प्ले करने के लिए 8 मिनट का समय दिया जाने वाला है, जिसमें ये दोनों अपनी अपनी कैपेबिलिटीज को डिस्प्ले करेंगे और सबसे पहले JF-17 परफॉर्म करने वाली, जिसके बाद तेजस परफॉर्म करने वाला है। ये पहली बार भी होने वाला है जब ये दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के अगेंस्ट में कम्पीट करने वाले हैं और एक दूसरे को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करने वाले हैं। अब इसमें HAL का जो मेन प्रायोरिटी है वो तेजस को मिडिल ईस्ट रीजन में एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट मार्केट को हासिल करना है, जिस वजह से अगर तेजस इस एयर शो में JF-17 को आउट परफॉर्म कर पाता है, फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से पीछे छोड़ सकता है, तो इससे तेजस के एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की उम्मीद हमको बढ़ सकते हैं। और साथ ही आज तक जो ये डिबेट चल रहा था कि तेजस बेहतर या फिर JF-17 बेहतर है, इसका भी हमको एक सीधा सा जवाब देखने को मिलने वाला है, जिसमें ये साफ हो जाए कि मैन्यूवरेबिलिटी के हिसाब से कौन सा एयरक्राफ्ट बेहतर होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।